Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. करते हैं कंटिन्यू अपनी MCQs from 66 to 70th again in the reverse order. फटाफट without wasting any of the time करते हैं start. सुखमनी ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र. सुखमनी ट्रेडर्स कहां पर रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने एक मशीनरी परचेज की है 2 years बैक वर्थ 2 करोड़ रुपीज की. सुखमनी ट्रेडर्स ने 2 करोड़ रुपए की मशीनरी का परचेज की थी 2 साल पहले एंड डिड नॉट अवेल द आईटीसी ऑन द सेड मशीनरी. कोई भी आईटीसी उस पर अवेल नहीं किया था एट द टाइम ऑफ परचेज. आफ्टर यूजिंग द मशीनरी फॉर 2 years, 2 years उन्होंने यूज कर ली है. उन्होंने क्या करा? फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी दे दी टू एन अनरिलेटेड पर्सन. फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी किसको दे दी? टू एन अनरिलेटेड पर्सन. अब जब भी मशीनरी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई भी आइटम को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज तभी सप्लाई बनती है जब वो शेड्यूल 1 के दायरे में आती है. शेड्यूल 1 सेज दैट if you have given something without consideration, it would come under the supply if and only if you have availed the ITC on it. कि आपने इस पे ITC अवेल किया है, आपने इस पे आईटीसी अवेल किया है. सबसे पहली बात, अनरिलेटेड पार्टी को भेजी है ना, तो क्या किया आपने? इस पे आईटीसी अवेल करा है. तो उन्होंने साफ साफ बताया कि आईटीसी अवेल नहीं करा है और विदाउट कंसिडरेशन भी दी है, तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी, बिकॉज ये सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी. आई होप आपको समझ में आया ये पॉइंट. सो मशीनरी की जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किसी को डिलीवर करी है, सप्लाई करी है, वो सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी. जो मशीनरी आपने किसी और को दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी. तो चाहे उसकी हमें ओपन मार्केट वैल्यू हो, वो भी किसी काम की नहीं है. रिटर्न डाउन वाली हो, वो भी किसी काम की नहीं है, बिकॉज दिस विल नॉट कम्स अंडर द सप्लाई. बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज तभी सप्लाई बनती है जब वो शेड्यूल 1 के दायरे में आती है. शेड्यूल 1 का फर्स्ट पॉइंट सेज दैट अगर आपने आईटीसी लिया है एंड देन आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दे रहे हो, तभी वो सप्लाई बनेगी, तभी उस पे जीएसटी लगेगा. तो इस पॉइंट से तो कुछ भी हमारा निकला नहीं है. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट बोल रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर इट ऑल्सो सप्लाइड द टैक्सेबल गुड्स वर्थ 50 lakhs की. टैक्सेबल गुड्स इन्होंने किसको दी है? रॉयल ऑयल कॉर्पोरेशन को दी है. कहां पर दी है? इन द टेरिटोरियल वाटर. टेरिटोरियल वाटर से आपके माइंड में ये चीज ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि जब भी टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई की है, जब भी टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई की है, तो कहां पे वो सप्लाई मानी जाती है? जो नियरेस्ट कोस्टल प्लेस होता है, जो नियरेस्ट कोस्टल. अगर टेरिटोरियल वालों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन की बात होती है, तो क्या कम मानी जाती है वो सप्लाई? जो नियरेस्ट कोस्टल प्लेस होता है. टेरिटोरियल वाटर से इन्होंने दिया. टेरिटोरियल वाटर कहां लोकेटेड है? 5 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है उसका. बेस लाइन किसकी? महाराष्ट्र से. एंड 7 नॉटिकल माइल का उसका डिस्टेंस है बेस लाइन किससे? केरला से. तो नियरेस्ट कोस्टल प्लेस कौन सा हुआ? केरला. नियरेस्ट कोस्टल प्लेस के कौन सा हुआ? केरला नहीं होगे, महाराष्ट्र हुआ, बिकॉज वो महाराष्ट्र से 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही है. एंड हम कहां पर है? सुखमनी ट्रेडर्स, वो भी महाराष्ट्र में है. अब उन्होंने महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सप्लाई की है, तो वो क्या बन जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई बनने पे क्या लग जाता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी लग जाता है. मशीनरी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट जो आपने टैक्सेबल गुड्स दी हैं, वो कहां पर सप्लाई की मानी जाएगी? नियरेस्ट कोस्टल प्लेस पर. तो नियरेस्ट कोस्टल प्लेस हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र. महाराष्ट्र वालों ने महाराष्ट्र वालों को दी, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रा स्टेट में लग जाएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी. आई होप आपको समझ में आया है. कितने की गुड्स है? 50 लाख रुपीज की गुड्स है. 99%, 4,50,000, 4 लाख वुड बी विद द आंसर. ए में ही हमें दिख रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी नहीं आने वाला. यहां पर डन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 70th. आई होप आपको समझ में आया है. क्या पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज करने हैं? विदाउट आईटीसी ट्रांसफर करा है तो शेड्यूल 1 में आना चाहिए. शेड्यूल का फर्स्ट पॉइंट बोलता है अगर आपने आईटीसी लिया है, फर्दर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तभी वो सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी. सेकंड पॉइंट, टेरिटोरियल वाटर की जो सप्लाई है वो कहां पे मानी जाएगी? नियरेस्ट कोस्टल प्लेस. नियरेस्ट कोस्टल प्लेस यहां बताओ महाराष्ट्र, एंड सप्लाई भी महाराष्ट्र से की गई है, तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सीजीएसटी, एसजीएसटी लग जाएगा. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69. क्या कह रहा है? क्वेश्चन 69 इज टॉकिंग अबाउट धर्मपाल एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन राजस्थान. धर्मपाल एंड कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है? राजस्थान में रजिस्टर्ड है. इशूड एन इनवॉइस ऑफ 5 करोड़ का इनवॉइस इशू करा है टू पोपटलाल कंपनी विदाउट सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज दी नहीं है, इनवॉइस इशू कर दिया. अब इट कैन बी 2 केसेस, या तो वो बोगस इनवॉइसेस इशू करते हैं या फिर वो सप्लाई बाद में करेंगे. दोनों केसेस हो सकते हैं. मतलब क्या है? दोनों केसेस हो सकते हैं.
तो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया, वो बाद में भी सप्लाई कर सकते हैं। वो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने इनवॉइस इशू कर दिए विदाउट सप्लाइंग। ये नहीं बोला कि बोगस उनका काम है, हो सकता है वो बाद में करे, हो सकता है बोगस काम हो, दोनों केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। और एडवाइस किसकी थी, ये एडवाइस थी, ये एडवाइस किसकी थी, गुड्स और सर्विसेज, ये एडवाइस किसकी थी, मिस्टर अकाउंटेंट की एडवाइस थी, मिस्टर अकाउंटेंट की एडवाइस थी। 18% इनवॉइस में चार्ज किया गया। पोपट लाल ने भी क्या करा, आईटीसी ले लिया। पोपट लाल ने भी क्या करा, उस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी ले लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया इन द सेम मंथ। पेनल्टी बताओ जी क्या क्या है, पेनल्टी बताओ जी क्या क्या है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवाती हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज कराती हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन हियर। पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, क्या है यहाँ पे पॉइंट्स, ध्यान से देखना क्या बोला गया है। जो पेनल्टी आती है वो डील करते हैं सेक्शन नंबर, जो पेनल्टी है वो हम डील करते हैं, ध्यान से सुने यहाँ पे, आई एम नॉट बीन एबल टू राइट अगेन। जो पेनल्टी आती है वो आती है सेक्शन 122(1)(2)(3) में, 122(1)(2)(3) में। 122(1) टॉक्स अबाउट टैक्सेबल पर्सन जो पेनल्टी पे करेगा, 122(2) टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड पर्सन जो पेनल्टी पे करेगा, एंड 122(3) टॉक्स अबाउट एनी अदर पर्सन जो पेनल्टी पे करेगा। एंड एक नया पॉइंट डाला गया 122(1)(a), नया पॉइंट क्या डाला गया, नया पॉइंट डाला गया 122(1)(a। तो अभी आप देखो सप्लायर 122(1) टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, सेकंड पॉइंट देखिएगा प्लीज, इन इश्यू ऑफ एनी इनवॉइसेज, इश्यू ऑफ एनी इनवॉइसेज विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप अगर इनवॉइस इशू कर रहे हो विदाउट सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज, यही क्वेश्चन में लिखा है, तो बिल्कुल आप 122(1) की पेनल्टी में आ जाओगे। तो वो क्या कह रहा है, नीचे उसने बोला ये केस ये भी हो सकता है कि बोगस इनवॉइस इशू किए जा रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी द केस कि क्या हो रहा है, बोगस इनवॉइस इशू किए जा रहे हो, ये भी केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी क्या बोला इन्होंने, अगर आपने इनवॉइस इशू करा है, आपने इनवॉइस इशू करा है या बिल इशू करा है विदाउट सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज, तो आप 122(1) में लायबल हो। तो सप्लायर तो 122(1) में लायबल हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल। उसके बाद हमने तीन चीजें पढ़ी, सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा विदाउट सप्लाइंग, एंड सामने वाले पर्सन ने आईटीसी लिया, सामने वाले पर्सन ने आईटीसी लिया। अब ये पॉइंट पढ़ो, 7th पॉइंट क्या कह रहा है, टेक्स और यूटिलाइज द आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, उसने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया, ले भी लिया और यूटिलाइज भी कर लिया, ले भी लिया यूटिलाइज भी कर लिया, बिना गुड्स रिसीव करे, बिना गुड्स रिसीव करे ले लिया। तो यहां पर कौन सा पॉइंट कवर होता है, यहां पर पॉइंट ये कवर करता है सेक्शन नंबर 16 वाला। सेक्शन 16 क्या कहता है, आप आईटीसी तभी ले सकते हो जब आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी हो एंड आपकी गुड्स भी आ गई हो, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स भी हो एंड गुड्स भी आ गई हो। ये बात उसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये बात उसकी बात कर रहा है, बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो सकता है। अगर वो बोगस इनवॉइसेस वगैरह इशू नहीं कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर कवर हो सकता है कि आपने यूटिलाइज और अवेल कर लिया आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। तो 122(1) में आ जाएगा ये भी। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद 121 की पेनल्टी क्या है। सबसे पहली बात है 122(1) की पेनल्टी क्या है, टैक्स और 10,000 whichever is higher, टैक्स और 10,000 whichever is higher, टैक्स और 10,000 whichever is higher। अब वो देख लेंगे हम। उसके बाद 122(1)(a क्या बोलता है, 122(1)(a बोलता है एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन कवर्ड, या फिर जिसके इंस्टेंसेस पे, एट हुज इंस्टेंसेस वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुई हैं, जिस पर्सन के इंस्टेंसेस पे ऐसी ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुई है जिसपे पेनल्टी बनती है, तो वो पर्सन भी लायबल है, वो पर्सन भी लायबल है। तो यहां पर वो पर्सन कौन है, दैट पर्सन इज द अकाउंटेंट, जिसने एडवाइस करी है, जिसके इंस्टेंसेस पे ये हुआ है। तो दैट पर्सन कौन है, अकाउंटेंट, दैट पर्सन कौन हुआ, अकाउंटेंट हुआ। उसके बाद क्या आता है, कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको, जितना टैक्स इन्वॉल्व हुआ है या फिर आईटीसी अवेल हुआ है या पास ऑन हुआ है, मतलब जो टैक्स की अमाउंट है, आईटीसी की अमाउंट है, उतना उस पे लायबल होगा। तो हमने यहां से क्या सीखा, सप्लायर पे भी लायबल है, रिसिपिएंट पे भी टैक्स अमाउंट लायबल है, एंड जो अकाउंटेंट है उस पे भी लायबल है। अब मुझे आईटीसी के रिगार्डिंग आपको एक और पॉइंट दिखाना है। 122(2) बात कर रहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। यहां पर तो साफ साफ केस हमें क्या लग रहा है, यहां पर तो हमें वही लग रहा है ना कि उसके पास उसने
इनवॉइस तो क्या करा उसने, विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट उसने आईटीसी ले लिया। यहाँ क्या है, जो विदाउट एक्चुअल में वेयर द आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, रॉन्गली आपने लिया, रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या है, आपके पास अभी गुड्स आई नहीं है तो आपने क्या करा है, आईटीसी अवेल कर लिया है। तो 122(1) किसकी बात करता है, किस 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 पेनल्टी की बात करता है, 10,000 ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, एंड इसमें जो अकाउंटेंट लायबल होगा वो लायबल होगा कितना, वो लायबल होने वाला है जितना टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है। तो देखते हैं कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी। 5 करोड़ का अमाउंट था, 5 करोड़ पे 18% टैक्स लगाओ, 5 करोड़ की इनवॉइस अमाउंट थी उस पे 18% लगाओ, 90 लैक्स, 90 लैक्स वुड बी द पेनल्टी, तीनों पे लगेगी, बिल्कुल तीनों पे लगेगी। तो क्वेश्चन देखो कौन सा आ रहा है, बिल्कुल तीनों पे लगेगी, किसमें आ रहा है, अब बी इज द केस जहां पर तीनों पर पेनल्टी लग रही है, बी इज द केस जहां पर तीनों पर पेनल्टी लग रही है। 1 सेकंड प्लीज। बी इज द केस जहां पर तीनों पर पेनल्टी लग रही है ना। तो अभी चलते हैं अपना, हम अपना आई गेस एक्चुअल में ये एक्चुअल में बंद हो गया है, सो प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, मैं एक बार ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है, 68 क्वेश्चन कह रहा है, दीक्षा पब्लिक स्कूल सिचुएटेड इन बिलासपुर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। जो दीक्षा पब्लिक स्कूल है वो क्या है, बिलासपुर में सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, has planned to celebrate its sports day in Bilaspur Stadium located 20 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल के अलावा कोई जगह है जो 20 किलोमीटर है फ्रॉम द स्कूल, वहां पर वो अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने वाले हैं। डीपीएस हैज इनवाइटेड द कोर्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर फॉर अरेंजिंग, 3 टाइप की सर्विसेज वो ले रहे हैं, टेंट की, सिक्योरिटी की एंड केटरिंग की। टेंट की, सिक्योरिटी की है, केटरिंग की सर्विसेज ले रहे हैं। उसके बाद द प्राइस हैज टू बी कोटेड इंक्लूडिंग ऑल द एप्लीकेबल टैक्सेस, प्राइस उन्होंने कोट करना है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। रमन एंड कंपनी सप्लायर जिन्होंने तीनों सर्विसेज दी है इज नॉट श्योर ऑफ द जीएसटी इंपैक्ट, जो सप्लायर है उनको पता ही नहीं है कि जीएसटी इंपैक्ट क्या रहने वाला है, जो इन्होंने क्या करा है, स्कूल को सर्विसेज दी है। अब आपके माइंड में आना चाहिए स्कूल इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिल्कुल यहां पे हमारे काम आएंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाली सर्विसेज। 1 सेकेंड प्लीज। यहां पर क्या आएंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाली सर्विसेज, वो आपसे हेल्प मांग रहा है। क्या क्या सर्विसेज इन्होंने ली हैं, एक लिए टेंट की सर्विस, एक लिए सिक्योरिटी की सर्विस एंड एक लिए केटरिंग की सर्विसेज। टेंट की, सिक्योरिटी की एंड केटरिंग की सर्विसेज। सबसे पहली बात, क्या स्कूल्स कम अंडर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिल्कुल अप टू 12th वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट एजुकेशनल में कवर होते हैं स्कूल्स। स्कूल अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, स्कूल अगर सर्विसेज दे रहा है किसको, स्टूडेंट को, फैकल्टीज को, स्टाफ को, स्कूल अगर सर्विसेज दे रहा है स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, प्लस अगर ऐसे किसी को सर्विसेज दे रहा है कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब पोटेंशियल स्टूडेंट्स को दे रहा है कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो एग्जाम होती है। अगर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय स्कूल, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को या फिर नॉन स्टूडेंट को दे रहा है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज, दैट आर एग्जाम्प्टेड। ये कौन से सर्विसेज एग्जाम्प्टेड है, जो गिवन बाय स्कूल है ना। कौन कौन से सर्विसेज है जो स्कूल को अगर दी जाए तो वो एग्जाम्प्ट होंगी, कौन कौन से सर्विसेज हैं जो अगर स्कूल को दी जाए तो एग्जाम्प्ट होंगी। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, केटरिंग की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कंडक्ट ऑफ एडमिशन से कोई सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। अब सिंपल सी बात, केटरिंग की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। सिक्योरिटी की सर्विस एग्जाम्प्ट है, बट यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज
उस स्कूल कैंपस, स्कूल उस एरिया में दी जा रही है तभी वो एग्जाम्प्ट है। आउटसाइड द किसी प्लेस पे ली जा रही है, कोई पर्सन अगर आउटसाइड किसी प्लेस पे सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करे टू द स्कूल, दैट विल नॉट बी एग्जाम्प्टेड। टेंट की सर्विस देखो हमने कहीं पढ़ी नहीं, तो वो तो टैक्सेबल रहने वाली है। अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज स्कूल में दी जाती तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती। केटरिंग तो एग्जाम्प्टेड है, नो डाउट, केटरिंग इज एग्जाम्प्टेड, तो टेंथ की एग्जाम्प्ट नहीं है, ये भी हमें क्लियर है। लेकिन जो सिक्योरिटी की सर्विस है, सिक्योरिटी की सर्विस है, वो अगर क्या होता, सिक्योरिटी की सर्विस अगर इन द कैंपस दी जाती तो वो एग्जाम्प्टेड होती। आउटसाइड द कैंपस किसी और प्लेस पे दी जा रही है, वो टैक्सेबल है। तो क्या हो जाएगा, टेंट और सिक्योरिटी टैक्सेबल हो जाएंगी, केटरिंग की एग्जाम्प्टेड हो जाएंगी। टेंट एंड सिक्योरिटी टैक्सेबल हो जाएंगी, केटरिंग की एग्जाम्प्टेड हो जाएंगी। सी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम, सी मस्ट बी द आंसर for the same, C must be the answer for the same। 68 हुआ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस, ये इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाला चैप्टर है। जब आप 71 में जब वो पर्सन आते हैं, जब 71 में जो कुछ पर्सन डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको रेलेवेंट कंसेप्ट याद दिला रही हूँ। जब 71 में आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का एक्सेस मिलता है डिपार्टमेंट वालों को, सबसे पहली बात वो बिना सर्च वारंट के भी आ सकते हैं। आपको उनको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सॉरी आपको उनको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर 71 के अकॉर्डिंग वो बिजनेस प्रीमाइस में आ रही हैं, तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स वो आपके चेक कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो आपके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रायल बैलेंस ऑल्सो। ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज ये लर्न करनी पड़ेगी तभी यहाँ पे क्लियर होगा ये चीज आनी कि नहीं आनी। अगर आपको नहीं भी आता, डू नॉट वरी, अभी आप लर्न कर लीजिए, हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली ऑडिटेड, बिल्कुल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन बुक्स चेक करने आ रहे हैं, तो ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है ना। ट्रायल बैलेंस भी वो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बिल्कुल। ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस है, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चेक हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो आपके चेक कर सकते हैं। क्या क्या मेरे साथ याद करो, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। फिर से रिपीट करो बिना देखे, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये भी आपकी चेक कर सकते हैं वो एज पर सेक्शन नंबर 71। सेक्शन नंबर 71 आपको कोऑपरेट करना है, विदाउट सर्च वारंट भी वो आपके पास आ सकते हैं। 1 2 3 4 ऑल मस्ट बी द आंसर। मेरे साथ रिपीट करो फिर से, क्या क्या चेक कर सकते हैं वो, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सारी की सारी वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज टॉकिंग अबाउट which of the following is not qualify as online information database access and retrieval services। मैं ज्यादा इसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी, बट आपको एक तरीका बताऊंगी कि कैसे इस पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाम पढ़ो उसका, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस, मतलब जो डाटाबेस है OIDAR की सर्विसेज हैं, वो आपको ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन मतलब वहां जाकर ही उनका एक्सेस ले सकते हो, वहां जाकर ही आप उनका एक्सेस ले सकते हो। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन ही उनका आप एक्सेस ले सकते हो, ऑफलाइन इसको ट्रांसफर करने की आपको इजाजत नहीं है। तो ऑनलाइन आप उनका क्या कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। अब एक बात बताओ, मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़ाती हूँ, तो मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कौन सा पॉइंट ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं है, कौन सा पॉइंट ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं है। चलिए देखते हैं। PDF डॉक्यूमेंट मैन्युअली ईमेल्ड बाय द प्रोवाइडर ऑनलाइन आपको कोई स्पेस नहीं दे रहा, आपको मैन्युअली मेल कर रहा है कोई चीज, क्या ये ऑनलाइन से रिलेटेड है, OIDR से रिलेटेड है, लग रहा है, नो। उसके बाद PDF डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड फ्रॉम द साइट, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेस आपको कहां पर मिल रहा है, साइट पे। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस मिल रहा है, बिल्कुल। ऑनलाइन कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्री रिकॉर्डेड, मतलब आपको वो क्या कर रहा है, चाहे वो डाउनलोडेबल हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसका एक्सेस ऑनलाइन मिल रहा है, मतलब वो फ्रीली आप ऑफलाइन ट्रांसफरेबल नहीं है। तो बात तो ये भी वही कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स है, डाउनलोड चाहे आप उसकी PDF कर लो, बट आपको एक्सेस तो उसका ऑनलाइन मिल रहा है ना, तो ये भी OIDR में आ गया।
स्टॉक फोटोग्राफ अवेलेबल फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड, तो ये भी आपको चाहे आप ऑटोमेटिक डाउनलोड कर पाओ तो अवेलेबल तो आपको ऑनलाइन है। स्टॉक फोटोग्राफी है, उन्होंने एक स्टॉक एरिया बनाया हुआ जहां पर उनका स्टॉक पड़ा हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर लो, है तो ऑनलाइन उनका। ये तो है नहीं वो आपको मेल कर करके ट्रांसफर करे, नहीं। फर्स्ट पॉइंट ऐसा था जिसमें वो कंप्लीटली ऑफलाइन चल रहे हैं, जिसमें वो कंप्लीटली ऑफलाइन चल रहे हैं, तो ए मस्ट बी द आंसर ना, जो ओआईडीआर से रिलेट नहीं कर रहा है। ए मस्ट बी द आंसर जो ओआईडीआर से रिलेट नहीं कर रहा है। ये चीजें हैं जो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर वर्ड टू वर्ड ओआईडीआर की सर्विसेज की डेफिनेशन रख पाओ, तो आपको कुछ माइंड में आइडिया होना चाहिए। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस, ऑनलाइन ही जिसका डाटाबेस एक्सेस मिल रहा है मुझे, मतलब ऑफलाइन उसका ट्रांसमिटिंग नहीं हो रहा है। ऑनलाइन उनका एक प्लेस है जी, जो नेटफ्लिक्स वगैरह की सर्विसेज है, वहां जाओ, वहां से आप कर लो जो करना है, आपने देख लो। तो ऑनलाइन एक्सेस जो आपको मिल रहा है दैट कम्स अंडर द OIDAR सर्विसेज। यहां पर वी आर फिनिश्ड विद द 66 to 70। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एग्जाम्शन लेकर आनी है, यस नाउ ऑल्सो इट्स पॉसिबल टू गेट द एग्जाम्शन। देखो जिन्होंने करना है वो 30 डेज में भी कर जाएंगे, जिन्होंने नहीं करना रीजंस आप जितने मर्जी ढूंढ लो। सो आपके पास एक ही पॉइंट होना चाहिए, मुझे करना है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको कभी भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस तो आपको कभी भी नहीं आएगा। इवन दो यू थॉट के अगले टाइम में मैं बहुत वेल प्रिपेयर करके शुरू से, नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। आपके पास ये सिचुएशन आनी है जहां पर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, 30 डेज रह जाएंगे, बहुत कुछ बचा होगा। ये हर सिचुएशन में, हर अटेम्प्ट में सिचुएशन आनी है। सो डू नॉट वरी, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।